हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। भाई देखिए, जो आज की वीडियो रहेगी वो रहेगी हमारी सेंट्रल बैंक के ऊपर। ठीक है, जो हमारा केंद्रीय बैंक होता है, ठीक है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे पूरा कि वो कब बना था, कैसे उसके ऑपरेशन स्टार्ट हुए थे, ठीक है, कहाँ कहाँ पे उसकी ब्रांचेज वगैरह हैं, क्या उसके अंदर कितने डायरेक्टर होते हैं, कितने डेप्यूटी डायरेक्टर्स गवर्नर होते हैं, कितने गवर्नर होते हैं, कितने डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, क्या क्या उसके फंक्शंस होते हैं। आज हम मान के चलिए ये 20-25 मिनट की वीडियो रहेगी। केंद्रीय बैंक जो सेंट्रल बैंक है उसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे भाई। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं एक बार कि सेंट्रल बैंक क्या है भाई। सेंट्रल बैंक जो हमारा केंद्रीय बैंक होता है वो क्या होता है भाई। देखिए, सेंट्रल बैंक इज द प्राइमरी मॉनेटरी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द नेशनल मनी सप्लाई। भाई क्या है सेंट्रल बैंक, क्या होता है? सबसे पहले तो ये हमारी क्या होती है, प्राइमरी मॉनेटरी अथॉरिटी। ठीक है, वो किसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है, क्या क्या मैनेज करता है भाई। कोई भी सेंट्रल बैंक होता है किसी भी देश का, मनी सप्लाई का कंट्रोल करता है, इशूइंग करेंसी, जो हमारी करेंसी होती है भाई उसको इशू करता है, एंड रेगुलेटिंग द कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम। ये इसके मेन 3 कार्य हैं भाई, 3 मेन फंक्शन है, वही इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, सबसे पहले तो क्या है, द सेंट्रल बैंक इज द प्राइमरी मॉनेटरी अथॉरिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए भाई, कि रेगुलेटिंग द जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करना, ठीक है, प्लस में अपना जो करेंसी है उसको इशू करना, और जो हमारे कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है उसको भाई पूरा कंट्रोल करना और उसको रेगुलेट करना। ठीक है, ये इसका मेन डेफिनेशन रहेगी। मनी सप्लाई का मैंने आपको बताया ही है कि जब मार्केट के अंदर या इकोनॉमी के अंदर जब उतार चढ़ाव आते हैं तो उस टाइम क्या है, आरबीआई मेन इंपॉर्टेंट उसका रोल होता है कि उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके। या तो वो मनी सप्लाई को बढ़ाएगा या फिर मनी सप्लाई को कम कर देगा, ताकि ये जो फ्लक्चुएशंस आई हुई हैं उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है भाई, तो आरबीआई था, ये बना कब था भाई? तो ये सबसे पहले जो रॉयल कमीशन था या हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है भाई, इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि भाई देश का क्या है, एक रिजर्व बैंक होना चाहिए। तो भाई आरबीआई एक्ट बना 1934 में, किसकी रिकमेंडेशन से? रॉयल कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन से हमारा क्या बनता है, आरबीआई एक्ट 1934 बना। और उसके अंदर क्या है भाई, 1934 में आरबीआई की स्थापना कर दी गई। लेकिन इसने काम स्टार्ट कब किया था? इसके जो ऑपरेशन स्टार्ट हुए थे वो स्टार्ट हुए थे भाई 1 अप्रैल 1935 से। ठीक है, जब ये बैंक बना तो इसके जो कैपिटल थी, जो स्टार्टिंग कैपिटल होती है किसी भी कंपनी की, तो भाई उसकी शेयर कैपिटल थी, उसको 100 शेयर्स के अंदर क्या है भाई, 100 शेयर्स क्या है इसके इशू करे गए थे। ठीक है, और ये स्टार्टिंग में क्या था, गवर्नमेंट का बैंक नहीं था भाई। ठीक है, बाद में इसको क्या कर लिया गया, बाद में 1949 1 जनवरी 1949 को इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भाई इसका नेशनलाइज कर दिया और इसको क्या कर लिया, अपने अंदर विलय कर लिया। मतलब अब ये इसके सारे के सारे शेयर्स किसके हैं भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं। ठीक है, फुली गवर्नमेंट इंडिया ऑपरेटेड है भाई ये। और ये इसका जो फाइनेंस कौन सा है भाई, इसका फाइनेंस है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सॉरी मिनिस्ट्री कौन सी है हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, सबसे पहले ये बना कहाँ था? तो ये बना था भाई कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में बना था 1934 में। लेकिन 1937 में क्या कर दिया गया, 3 साल बाद इसको मूव करके कहाँ लेके चले गए हेड ऑफिस को, इसको मुंबई। तो आप आज जाके देख सकते हैं इसका जो हेडक्वार्टर है आरबीआई का वो कहाँ पे है भाई, मुंबई में स्थित है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, आपको पता चल गया भाई कब बना था, कब से इसकी स्टार्ट हुई। 34 में बना और 35 में इसने क्या अपने कार्य स्टार्ट कर दिए। ठीक है, और 37 में इसको मूव करके कहाँ लेके चले गए भाई, मुंबई। और 1949 में इसका क्या कर लिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया। और अब ये किसके अंडर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। ठीक है भाई, तो जब ये बना था तो फर्स्ट आरबीआई गवर्नर कौन थे, ओसबोर्न स्मिथ। ये क्वेश्चन भी आ सकता है भाई, ओसबोर्न स्मिथ थे वो क्या है, पहले आरबीआई गवर्नर थे। ठीक है, लेकिन जो अगर हम बात करें पहले इंडियन आरबीआई गवर्नर कौन थे, वो थे हमारे सीडी देशमुख सर। ठीक है, सीडी देशमुख हमारे पहले गवर्नर रहते हैं जो इंडियन होते हैं। लेकिन अगर रैंक मतलब वो देखा जाए कि ये किस नंबर पे थे, तो ये तीसरे गवर्नर थे भाई। ठीक है, आरबीआई के। और प्रेजेंट में हमारे आरबीआई गवर्नर कौन है, तो प्रेजेंट में हमारे हैं संजय मल्होत्रा सर। और इनकी जो रैंक है वो है भाई 26, मतलब ये 26वें आरबीआई गवर्नर बने भाई इंडिया के। ठीक है, गवर्नर किसके, आरबीआई बैंक के। तो अब हम बात कर लेते हैं किसके अंदर,
क्या क्या मतलब कितने मेंबर्स होते हैं। तो आरबीआई के अंदर भाई 21 टोटल 21 मेंबर होते हैं, जिसमें से एक तो होता है आरबीआई का गवर्नर, जो मैंने आपको बता दिया कि संजय मल्होत्रा जी हैं, ठीक है। इसके साथ ही होते हैं भाई 4 डेप्यूटी गवर्नर। कितने होते हैं? 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वहां से 2 ऑफिसर है अपॉइंट किए जाते हैं भाई इसके अंदर। और 10 क्या है? गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स, जो गवर्नमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो नॉमिनेट करती है किनको? 10 मेंबर्स को, जो क्या है भाई जिनको अच्छी नॉलेज होती है इसकी, ठीक है। और 4 डायरेक्टर लोकल बोर्ड से लिए जाते हैं। लोकल बोर्ड मतलब कि भाई एक मुंबई से, एक दिल्ली से, एक चेन्नई से और एक कोलकाता से, 4 लोकल बोर्ड से भी क्या है इसके अंदर मेंबर लिए जाते हैं। तो टोटल करके इसके मेंबर हो जाते हैं भाई 21, ठीक है भाई। तो आरबीआई के अंदर 21 मेंबर हैं और ये क्या करता है? पूरी जो मनी सप्लाई है हमारे देश के अंदर उसको पूरा कंट्रोल करता है, ठीक है भाई। तो अब हम इसकी करेंगे कि आरबीआई के फंक्शंस क्या क्या हैं, मतलब आरबीआई के जो मेन कार्य हैं वो क्या क्या रहेंगे, वो देख लेते हैं भाई एक बार। तो अब देखिए इसके अंदर क्या है भाई, अब हम देखेंगे कि इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, कि आरबीआई के क्या क्या मेन कार्य क्या क्या हैं, फंक्शंस क्या क्या करता है आरबीआई। तो सबसे पहला है हमारा फाइनेंशियल सुपरविजन। भाई सुपरविजन करता है किसके ऊपर? जितने भी बैंक्स होते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इनके ऊपर क्या है भाई? कंसोलिडेटेड सुपरविजन करता है आरबीआई। किसके ऊपर? कॉमर्शियल बैंक्स के ऊपर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, इनके ऊपर क्या है? इनको गाइडलाइन जारी करता है कि किस तरीके से इनको क्या है भाई ऑपरेशंस करने हैं इन द बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। इसके लिए ये क्या क्या करता है? ये मतलब एस्टेब्लिशमेंट करता है किसका? बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन, ठीक है। बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन बनाता है। इसमें क्या है? काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं किसके? आरबीआई के। और ऑडिट सब कमेटीज और कमेटीज बनाई जाती हैं जो उनके क्या है अकाउंट्स वगैरह के, बैंकों के अकाउंट्स के क्या करती है? ऑडिट करती है, ताकि वो अपना काम हो वो अच्छे से प्रॉपरली कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहला हमने इसका फंक्शन देखा कि फाइनेंशियल सुपरविजन। दूसरा इसका फंक्शन है भाई रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब उनको रेगुलाइजेशन करना उनका और उनका सुपरविजन करना, जिससे क्या आ सके? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है इकोनॉमी के अंदर बनी रहे। पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द बैंकिंग सिस्टम, कि मतलब भाई बैंकिंग सिस्टम के ऊपर क्या है पब्लिक का पूरा विश्वास हो, इसके लिए क्या है पूरी गाइडलाइन जारी करी जाती हैं आरबीआई के द्वारा सभी बैंकों को, ठीक है। और थर्ड वन है प्रोटेक्टिंग द डिपॉजिटर इंटरेस्ट। भाई जो डिपॉजिटर्स होते हैं, जो बैंकों में पैसा जमा करते हैं, उसके जो इंटरेस्ट होता है उसकी क्या करता है? प्रोटेक्टिंग करता है, पूरे रूल्स और गाइडलाइंस सभी बैंकों को देता है। एंड प्रोवाइड द कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग सिस्टम, मतलब भाई कम से कम कॉस्ट के ऊपर अच्छी से अच्छी बैंकिंग सुविधाएं क्या है लोगों को प्रोवाइड करवाएं सभी बैंक। ये सभी गाइडलाइंस है वो किसके द्वारा जारी की जाती है भाई? आरबीआई के द्वारा सभी बैंकों को जारी की जाती हैं। तीसरा हमारा पॉइंट रहता है इसके अंदर, जो तीसरा कार्य है इस बैंक का, वो है भाई बैंकर्स एंड डेब्ट मैनेजर टू द गवर्नमेंट। भाई आरबीआई होता है वो गवर्नमेंट का क्या होता है? बैंकर होता है, मतलब गवर्नमेंट के जितने भी चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इन सभी के जो अकाउंट्स होते हैं वो किसके पास होते हैं? आरबीआई के पास होते हैं। उसमें ही क्या है भाई डेबिट और क्रेडिट के सभी ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो आरबीआई बैंकर्स टू द गवर्नमेंट होता है। और डेब्ट मैनेजर, डेब्ट मैनेजर का मतलब क्या है भाई? जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है तो आरबीआई हेल्प करवाता है। क्या? आरबीआई हेल्प टू गवर्नमेंट टू रेज द फंड, मतलब पैसा रेज करना फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक से अगर पैसा लेना है गवर्नमेंट को तो वो कैसे ले सकता है आरबीआई? मतलब गवर्नमेंट के लिए इशूइंग द बॉन्ड्स, बॉन्ड्स जारी किए जाते हैं एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बॉन्ड्स क्या होते हैं भाई? बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स एक सर्टिफिकेट होगा जो गवर्नमेंट क्या है पब्लिक को देगी। मान के चलिए कि गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ के बॉन्ड क्या है इशू कर दिए, ठीक है। 1000 करोड़, 1000 करोड़ के क्या कर दिए? बॉन्ड इशू कर दिए, बॉन्ड इशू, ठीक है। तो बॉन्ड इशू का मतलब एक सर्टिफिकेट होगा जो अलग अलग होंगे। जैसे भाई किसी को आज किसी ने जैसे कि 10,000 रुपए के बॉन्ड खरीदे, किसी ने 1 लाख के खरीदे, ऐसे ऐसे करके वो सर्टिफिकेट होंगे और उस पर फिक्स इंटरेस्ट होता है, ठीक है। कई कई जगह तो 6 मंथ के अंदर क्या है भाई इसका इंटरेस्ट गवर्नमेंट पे करती है, ठीक है। कई जगह क्या है 1 ईयरली क्या है इंटरेस्ट पेड किया जाता है। और पैसा क्या है पब्लिक से गवर्नमेंट के पास चला जाता है। बदले में गवर्नमेंट उनको एक सर्टिफिकेट दे देती है कि भाई इतने समय के बाद हम आपको ये आपका पैसा प्लस में जो इसका फिक्स्ड जो इंटरेस्ट होगा वो हम आपको पे
कर देंगे। ठीक है भाई, तो आरबीआई पूरा मैनेजमेंट करता है किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए भाई, जब भी पैसा रेज करने की जरूरत होती है। इससे क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है, मनी सप्लाई भी आरबीआई के थ्रू क्या है, कंट्रोल एक तरह से हो जाती है। उसके बाद हम बात करें मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज, जो आपकी फॉरेन एक्सचेंज होती है, ठीक है, उसका भी मैनेजमेंट कौन करता है भाई, मैनेजिंग कौन करता है, आरबीआई। मतलब क्या है कि हमारे पास जैसे आप मान के चलिए कि ये फॉरेन रिजर्व है भाई, ठीक है, ये हमारा क्या है, मान के चलिए डॉलर में रिजर्व बना रखा है गवर्नमेंट ने, जो आरबीआई ने, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे भारतीय क्या करते हैं भाई, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है भाई आयात करना, जब हम वस्तुएं क्या करते हैं, दूसरे देशों से खरीदते हैं, ठीक है। और एक्सपोर्ट का मतलब है निर्यात, निर्यात में हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं वस्तुओं को और बाहर देशों में क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। तो आपने ये देखा होगा कि ज्यादातर जगह पे क्या है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा वो किस फॉर्म में होता है, डॉलर में। जैसे कि अगर हम बात करें, हमने अमेरिका से कुछ वहां से हमने मान के चलिए पेट्रोलियम खरीदा, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल खरीदा, किससे, अमेरिका से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अमेरिका को क्या करना पड़ेगा, अमेरिका को पेमेंट देनी पड़ेगी यहाँ से, और ये रिजर्व है हमारा डॉलर का, हम यहाँ से क्या करेंगे, डॉलर इसको क्या अमेरिका को दे देंगे, और अमेरिका हमारे पास हमको क्या दे देगा, क्रूड ऑयल। ठीक है, क्रूड ऑयल हमारे पास आ जाएगा। मान के चलिए कि अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसको, अमेरिका को। अमेरिका को जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, मान के चलिए हमने अमेरिका को एक्सपोर्ट कर दिया गेहूं, ठीक है, गेहूं हमने एक्सपोर्ट कर दिया, तो अब हमें अमेरिका हमें क्या देगा, हमें क्या देगा, डॉलर देगा। तो डॉलर देगा तो वो डॉलर किसके अंदर आ जाएगा, फॉरेन रिजर्व के अंदर। तो फॉरेन एक्सचेंज का कंट्रोल कौन करेगा, हमारा आरबीआई करता है। जब भी मतलब हमारे जो एक्सपोर्टर हैं या इंपोर्टर हैं, जब भी जैसे एक्सपोर्टर के पास अब पैसा आ गया क्योंकि इन्होंने गेहूं भेज दिया अमेरिका को, तो अब ये इस पैसे को क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सचेंज कर लेंगे किसके साथ, हमारे आरबीआई के साथ। आरबीआई से, आरबीआई को क्या दे देंगे, डॉलर दे देंगे, और बदले में ये क्या ले लेंगे, रुपीज। ठीक है, यहाँ पे रुपीज ले लेंगे और डॉलर किसको दे देंगे, आरबीआई को। तो आरबीआई के फॉरेन जो रिजर्व होगा वो क्या है भाई, एक्सपोर्ट के कारण फॉरेन रिजर्व में क्या है, प्लस होता है, मतलब हमारे क्या फॉरेन रिजर्व बढ़ते हैं। और जब हम इंपोर्ट करते हैं तो फॉरेन रिजर्व क्या है भाई, कम हो जाता है, क्योंकि डॉलर यहाँ से कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है, और उससे क्या है, डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है। जब भी डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है, अगर डॉलर की डिमांड हमारे देश में बढ़ती है, ठीक है, डॉलर की क्या बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, तो इससे क्या होगा भाई, रुपीस की वैल्यू क्या है, एक तरह से डेप्रिशिएट कर जाती है। क्यों, क्योंकि हम क्या ज्यादा करने लग जाते हैं, इंपोर्ट। ठीक है, और अगर डॉलर की डिमांड क्या है, कम हो जाती है, ठीक है, सप्लाई ज्यादा होगी। सप्लाई कब होगी, जब हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट। तो डॉलर की जो डिमांड और डॉलर की जो सप्लाई होगी, मतलब हम फॉरेन करेंसी भी यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि अलग अलग करेंसीज की यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि फॉरेन जो इसके अंदर रिजर्व के अंदर सिर्फ डॉलर ही है, बहुत सारी अदर्स वो भी होती हैं भाई, मुद्राएं होती हैं, ठीक है, करेंसीज होती हैं। तो यहाँ पे पूरा कंट्रोल किसके ऊपर करता है, फॉरेन करेंसीज की डिमांड और फॉरेन करेंसीज की जो सप्लाई है उसके ऊपर पूरा कंट्रोल किसका रहता है भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रहता है। वही ये सारे कार्य इससे रिलेटेड करता है भाई। ठीक है, ये हमारे 4 पॉइंट थे इसके फंक्शन ऑफ आरबीआई। अब हम अगले पॉइंट और देख लेते हैं भाई इसके। तो देखिए, जो इसमें अगला जो इसका फंक्शन रहता है, 5th फंक्शन है रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। जो हमारी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम होती है बैंकों के अंदर, उसके ऊपर भी सुपरविजन किसका रहता है, आरबीआई का रहता है। और इसके लिए एक एक्ट बनाया गया था, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ये पावर देता है किसको, आरबीआई को, कि वो किसके ऊपर क्या करे भाई, रेगुलाइजेशन करे, रेगुलेशन करे और सेटलमेंट रखे इसके ऊपर, और सुपरविजन रखे किसके ऊपर, सभी बैंकों के ऊपर, कि उनका जो पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा हो। ठीक है, जो अगर आपको इंडिया के अंदर मतलब पेमेंट करनी होती है, तो इंडिया के अंदर क्या है, विद इन इंडिया 2 तरह के सिस्टम होते हैं। एक तो होता है भाई आपका एनईएफटी, ठीक है, और दूसरा है आरटीजीएस। एनईएफटी क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है भाई, एनईएफटी आपने कभी अगर आप बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आपको पता होगा कि आप एनईएफटी करते हैं, और दूसरा होता है आरटीजीएस। आरटीजीएस का मतलब क्या है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। ठीक है, पहले क्या होता था,
आज से ये मान के चलिए 2019 से पहले क्या था, जैसे जैसे एनईएफटी करी जाती थी या आरटीजीएस करी जाती थी, इनका एक प्रॉपर टाइम होता था। जैसे हॉलीडे के अंदर अगर आप ये कर नहीं पाते थे, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, 24/7 ये सर्विसेज बैंकों द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है 19 दिसंबर 2019 के बाद से। चाहे आप आरटीजीएस करें या एनईएफटी करें, आप किसी भी दिन 24/7 आप इसकी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है भाई। 6th पॉइंट है आपका बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक का मतलब ये है कि जो आरबीआई होता है वो सभी बैंकों का क्या है, हेड होता है। मतलब सभी बैंकों के जो अकाउंट्स होते हैं वो किस में खुले होते हैं, आरबीआई के पास होते हैं। और आरबीआई क्या है, उन पे तरह तरह के, जैसे कि सीआरआर का मैंने आपको बताया है कि कैश जो रिजर्व रेशियो है सीआरआर, वो हर एक बैंक क्या है, आरबीआई के पास क्या है, जमा करवाता है, तो उसके वो उस अकाउंट में क्या है जमा होते हैं सीआरआर, जो कैश रिजर्व रेशियो होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डिटेक्शन ऑफ फेक करेंसीज। जैसे बैंकर्स बैंक का एक पॉइंट ये भी रहता है कि भाई बैंक, मान के चलिए कई बार क्या है, बैंकों को पैसे की जरूरत होती है, जिसको नाइट फंड, ओवरनाइट फंड भी बोला जाता है। मतलब एक रात के लिए भी अगर किसी बैंक को जरूरत होती है पैसे की, तो आरबीआई को कुछ इंटरेस्ट पे करके वो वहाँ से पैसा ले सकता है। या एक्सेसिव जब अमाउंट हो जाता है तो आरबीआई के पास पैसा जमा भी कर सकता है, जो भी ये जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डिटेक्शन ऑफ फेक करेंसीज। जो फेक करेंसीज होती है उसकी डिटेक्शन के लिए भी क्या है, काफ़ी सारी कमेटियाँ क्या है आरबीआई गठित करता है, ठीक है। और जो फेक करेंसीज हैं उनका क्या है, डिटेक्शन किया जाता है किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, ठीक है भाई। और जो मेन पॉइंट रहता है इसके अंदर वो है 8th पॉइंट, इश्यू ऑफ करेंसी। मतलब आरबीआई का ये भी एक मेन काम है कि भाई वो करेंसी को क्या करता है, इशू करता है, या वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई कई करेंसी क्या होती हैं, सर्कुलेशन के लिए जब बिल्कुल ही मतलब काम की नहीं रहती मतलब कि खराब हो जाती हैं, गले फटे नोट होते हैं, तो आरबीआई उनको क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है और उसकी जगह नए नोट छाप देता है, ठीक है भाई। इशू का मतलब नए नोट छापना। तो इसका मैंने आपको बताया है कि इसका एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम होता है। बैंक को जब नोट छापता है उसके लिए उसको बराबर की वैल्यू के क्या करना पड़ता है, गोल्ड या और जो अदर फॉरेन सिक्योरिटीज़ हैं उनका एक रिजर्व बनाना पड़ता है, ठीक है भाई। तो कहाँ कहाँ पे कैसे छपते हैं, तो इसके लिए क्या है भाई, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना करी गई थी आरबीआई के द्वारा। और इसकी 2 प्रिंटिंग प्रेसेस हैं। जो पहली प्रेस है वो है भाई नासिक महाराष्ट्र में, और दूसरी है आपकी देवास एमपी में, ठीक है, जहाँ पे क्या है भाई, नोट छापे जाते हैं किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। दूसरा इसने एक इसके अंदर ही बनाई हुई है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ये भी एक संस्था है जो क्या करती है, आरबीआई के अंडर में कार्य करती है। और इसकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ है भाई, एक तो मैसूर में है कर्नाटका, और दूसरा है सालबनी जो क्या है भाई वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पे भी क्या है, नोटों का क्या किया जाता है, मुद्रण किया जाता है, उनको छापा जाता है, ठीक है भाई। कॉइन्स के लिए क्या है, फॉर मिंटिंग ऑफ कॉइन्स अंडर द SPMCIL, ये यही है भाई, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे क्या है, ये 4 ब्रांचेज हैं। एक ब्रांच है मुंबई में, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा। यहाँ पे क्या है भाई, मिंटिंग किया जाता है, मतलब जो सिक्के होते हैं उनको डाला जाता है, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, और इसकी चलो लिमिट देख लेते हैं। मैक्सिमम लिमिट मतलब भाई आरबीआई है वो मैक्सिमम लिमिट क्या है उसकी, कि भाई वो नोट कितनी वैल्यू का नोट छाप सकता है। तो मैक्सिमम जो इसकी वैल्यू है वो है 10,000। 10,000 से ज़्यादा वैल्यू का नोट क्या है, आरबीआई नहीं छाप सकता। और कॉइन की अगर बात करें तो 1,000 रुपये से वैल्यू से ऊपर का सिक्का आरबीआई जारी नहीं कर सकता। तो ये मैक्सिमम लिमिट है भाई इसकी नोट की, 10,000 रुपये, और कॉइन की आपकी 1,000 रुपये, ठीक है। अब बात आती है 1 रुपये का नोट। जो 1 रुपये का नोट होता है भाई वो क्या है, उसके ऊपर मतलब क्या है, किसके द्वारा छापा जाता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब छापता तो यही है, प्रिंटिंग तो ये होता है, लेकिन उसके ऊपर आपने देखा होगा जो सिग्नेचर होते हैं वो किसके होते हैं भाई, जो वित्त सचिव होता है, जो हमारा सेक्रेटरी होता है, गवर्नमेंट सेक्रेटरी, ठीक है, वित्त सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी, उसके साइंस उसके ऊपर होते हैं भाई। और जितने भी कॉइन्स होते हैं वो सभी किसके अंडर छापे जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से ही उनको मिंटिंग उनकी भाई डलाई की जाती है, ठीक है भाई। तो आज की ये वीडियो थी भाई, इसमें आपके ये मान के चलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो सभी आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुना होगा और अच्छे से अपने नोट्स बनाए होंगे, ठीक है भाई। तो आज की वीडियो में केवल मात्र इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।